प्रिय विद्यार्थियों, आपका हमारे इस चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिजिक्स की अध्ययन वस्तु यानी कि भौतिक शास्त्र जो विषय होता है उसकी अध्ययन वस्तु के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में मैंने आपको फिजिक्स की परिभाषा यानी भौतिक शास्त्र की परिभाषा और इस शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में बताया था और इसके बारे में आज हम और अधिक विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि ये जो फिजिक्स है इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द फ्यूसिस से हुई है, जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया है। और इस फ्यूसिस शब्द का जो अर्थ है ये होता है प्रकृति। इस फ्यूसिस शब्द का जो अर्थ है वो है प्रकृति, है ना। तो फिजिक्स का सीधा संबंध प्रकृति से है और इसी प्रकृति का अध्ययन इस विषय में हम करते हैं। अब देखिए, मैं आगे आपको बताता हूँ। ये जो ऊपर मैंने अभी आपको बताया था इससे स्पष्ट है कि इसमें प्रकृति व प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत उन मूलभूत नियमों, जो बेसिक रूल्स हैं, मूलभूत नियमों व सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है जिन पर प्राकृतिक घटनाएं आधारित होती हैं। किन नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है? जिन पर प्राकृतिक घटनाएं आधारित होती हैं। कोई भी प्राकृतिक घटना हो, चाहे वो दिन रात का होना हो, चाहे ऋतुओं का परिवर्तन होना हो, चाहे पृथ्वी की घूर्णन गति है, चाहे कोई भी प्रकार की जो प्राकृतिक घटनाएं हैं वो आधारित जिन नियमों या सिद्धांतों पर आधारित होती हैं, उन्हीं नियमों व सिद्धांतों का अध्ययन भौतिक शास्त्र में किया जाता है। अब आगे देखिए, प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं ये सभी वस्तुएं दो चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं। पहला है द्रव्य और दूसरा ऊर्जा। क्या क्या? पहला द्रव्य और दूसरा ऊर्जा। यही दो ऐसी मूलभूत चीज़ें हैं जिनसे मिलकर प्रत्येक वस्तु बनी होती है। पहला द्रव्य और दूसरा ऊर्जा। इसको मैटर कहते हैं और इसको एनर्जी कहते हैं। जब हम किसी वस्तु का अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से हमें द्रव्य व ऊर्जा का भी अध्ययन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इन्हीं से वो वस्तु जो है निर्मित हुई है। वस्तु के ये जो अवयव हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, द्रव्य और ऊर्जा, इनसे मिलकर कोई भी वस्तु बनी होती है और इन्हीं का अध्ययन हमें द्रव्य को समझने के लिए करना पड़ेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य ऊर्जा, दो चीज़ें हैं, द्रव्य ऊर्जा और उनकी अंतरक्रियाओं का, यानी कि उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो अंतरक्रिया दोनों के बीच में होती है, उनका अध्ययन इस भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत यानी कि भौतिक शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, हम कह सकते हैं कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और इनके बीच में जो अंतरक्रिया होती है इसका अध्ययन यानी कि इसकी स्टडी हम करते हैं। किस में करते हैं? भौतिकी में, यानी कि फिजिक्स में। चलिए अब आगे देखते हैं कि फिजिक्स का उद्देश्य क्या है। फिजिक्स हम सब पढ़ते हैं, हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो इसका आखिर उद्देश्य क्या है? हर विषय का अपना एक उद्देश्य होता है। जितने भी विषय हैं, जितनी भी विषय वस्तु है इस संसार में, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उनके अध्ययन का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो ऐसे ही फिजिक्स का भी उद्देश्य है, भौतिकी का भी उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य के बारे में अब हम समझते हैं। फिजिक्स का उद्देश्य यानी कि भौतिकी का उद्देश्य। भौतिकी का उद्देश्य भौतिक संसार में घटित होने वाली, यानी कि इस संसार में घटित होने वाली घटनाओं के कारणों को जानकर उनका उपयोग विश्व के विकास व कल्याण में करना है। फिर से देखिए, भौतिक शास्त्र का उद्देश्य भौतिक संसार यानी कि जिस संसार को हम देख पाते हैं उसमें होने वाली घटनाओं के कारणों को जानकर उनका उपयोग विश्व के विकास व कल्याण में करना है। विभिन्न प्रश्नों के उत्तर इस विज्ञान की सहायता से खोजने का प्रयास किया जाता है। किस विज्ञान की सहायता से खोजने का प्रयास किया जाता है? भौतिकी जो विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है या भौतिक शास्त्र है, उसके द्वारा इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास किया जाता है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि भौतिक शास्त्र में द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, इनके बीच में किस प्रकार से अंतरक्रिया होती है इसका अध्ययन किया जाता है। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि द्रव्य क्या होता है। व्हाट इज मैटर? द्रव्य क्या होता है? द्रव्य, देखिए, वह पदार्थ जिसमें द्रव्यमान होता है, मतलब कोई भी ऐसा पदार्थ, कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे, क्या घेरे?
स्थान घेरे और साथ ही जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कर सकें। किसके माध्यम से कर सकें? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कर सकें। वह क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो वस्तु है उसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करते हैं और हमारी ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं उनकी संख्या 5 होती है। कितनी होती है? 5। मैंने आपको बताया हुआ था, है ना। तो वह पदार्थ जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है, या वह पदार्थ जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है, साथ ही जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, उसके माध्यम से कर सकते हैं, वह पदार्थ द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव्य। उदाहरण देखते हैं। द्रव्य के उदाहरण यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। जैसे मिट्टी है, एक द्रव्य है। हवा है, पानी है, लकड़ी है, लोहा है, प्लास्टिक है, इत्यादि कई सारे द्रव्य हमारे संसार में विद्यमान हैं। इनमें से कुछ का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं और कुछ का उपयोग हम दैनिक जीवन में नहीं भी करते, है ना। लेकिन ये सारे पदार्थ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन को, या जो हमारा संसार है उसके अंतर्गत जो गतिविधियाँ होती हैं उनको प्रभावित करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभी हमने देखा द्रव्य की परिभाषा, अब देखते हैं द्रव्य के प्रकार के बारे में। द्रव्य के प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है, द्रव्य के प्रकार। देखिए, मुख्य रूप से द्रव्य के 3 प्रकार होते हैं, जैसा कि प्रचलन में है: ठोस, द्रव और गैस। ठोस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठोस, द्रव और गैस। अभी कुछ ही वर्षों पूर्व पदार्थ की चौथी अवस्था की भी खोज वैज्ञानिकों द्वारा की गई है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर केवल ये 3 अवस्थाएं हैं, इनकी चर्चा करेंगे। इनसे संबंधित चित्र आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जैसे ठोस, द्रव और गैस। ये वास्तव में क्या है? इसके अंदर एक ये उदाहरण के लिए मैंने आपको चित्र यहाँ पर बताया हुआ है। ये हम यदि ठोस के कणों की बात करें तो ये कण देखिए, ठोस के जो कण होते हैं, हमने बताया था आपको कि प्रत्येक पदार्थ में कण विद्यमान होते हैं और ये जो ठोस के कण हैं ये बहुत ही पास पास हैं, है ना। द्रव की बात करें तो ठोस के कणों की तुलना में ये अपेक्षाकृत दूर हैं। गैस की बात करें तो इसके जो कण होते हैं, गैसों के जो कण होते हैं, द्रवों की अपेक्षा और भी अधिक दूर दूर होते हैं, है ना। आगे देखते हैं। अभी हमने जो आपको चित्र बताया उससे कुछ बातें सामने आती हैं। देखिए, वे पदार्थ जिनका ठोस, ठोस किसको कहेंगे? वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है, क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। 2 चीज़ें हैं इसमें, एक तो आकार निश्चित होता है और दूसरा आयतन निश्चित होता है। वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है ठोस कहलाते हैं और इनके कण बिल्कुल पास पास होते हैं। मैंने अभी आपको चित्र के माध्यम से बताया था कि इनके कण बिल्कुल पास पास होते हैं। आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर इनके कण पास पास होते हैं। इसके बाद अब जब पास पास होंगे कण तो इनके कणों के बीच लगने वाला बल भी अत्यंत प्रबल होगा, यानी कि इनमें मजबूती बहुत अधिक रहेगी। जो ठोस पदार्थ होंगे वो अधिक मजबूत होंगे, जैसे लकड़ी, ठोस लोहा, पत्थर इत्यादि, ये सभी ठोस पदार्थ होते हैं। इसके बाद हम द्रवों की बात करें तो वे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता, द्रव कहलाते हैं। द्रव क्या कहलाते हैं? जिनका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता, द्रव कहलाते हैं। और इनको जिस पात्र में, यानी कि जिस बर्तन में हम डालेंगे उसी की आकृति ये ग्रहण कर लेते हैं। इन, है ना, जिस पात्र में डाला जाए उसी की आकृति ये ग्रहण कर लेते हैं। इनके कण ठोसों की तुलना में अपेक्षाकृत दूर दूर होते हैं, जैसा कि मैंने आपको चित्र में बताया है। अतः इनके कणों के बीच भी लगने वाला बल क्षीण होता है, यानी कि ठोसों के जो कण होते हैं उनके बीच जो बल लगता है उसकी तुलना में द्रव के कणों के बीच लगने वाला बल क्षीण होता है, यानी कि कमजोर होता है, जैसे पानी, तेल, दूध इत्यादि। ठीक है, पानी, तेल, दूध इत्यादि ये सब द्रव्यों के उदाहरण हैं। अब देखते हैं गैसों के बारे में। गैस वे पदार्थ होते हैं जिनके आकार व आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं।
आकार व आयतन दोनों निश्चित नहीं होते। इनके कण इतने दूर दूर होते हैं कि इनके मध्य बल नगण्य होता है, यानी कि इनके मध्य बल बिल्कुल ना के बराबर होता है ना। और ये आसानी से एक दूसरे को छोड़कर दूर दूर जा सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन व अन्य गैसें, सभी गैसें है ना इस गुण को प्रदर्शित करती हैं। तो हमने देखा ठोस, द्रव और गैस ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। हमने पदार्थ की बात की। इसके बाद जो भौतिकी की जो विषय वस्तु है उसके अंतर्गत दूसरा तत्व होता है ऊर्जा, है ना, जिसके बारे में अब हम जानते हैं। तो ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता। किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता है वो ऊर्जा कहलाती है। ठीक है। सोचिए यदि हमें किसी दिन भोजन ना मिले या हम किसी दिन भोजन ना करें तो हमारी जो कार्य करने की क्षमता है वो कमज़ोर पड़ जाती है, यानी कि हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता और हम कमज़ोरी महसूस करते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें जो भोजन से ऊर्जा प्राप्त होनी थी वो नहीं हो पाई, है ना। और यदि हम भोजन कर लेते तो हो सकता है हम उस काम को अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से करते रहते। तो ऊर्जा जो होती है वो कार्य करने की क्षमता होती है। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। इसमें ना तो द्रव्यमान होता है और ना ही यह स्थान घेरती है। द्रव्य में क्या हो रहा था? वह उसमें द्रव्यमान भी निहित था और वह स्थान भी घेर रहा था। जबकि ऊर्जा क्या होती है? इसमें ना तो द्रव्यमान होता है और ना ही यह स्थान घेरती है ना। इसके कई प्रकार होते हैं। यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा आदि और भी स्वरूप हैं ऊर्जा के। इनके बारे में मैं आपको विस्तार से आगे की वीडियोज़ में बताऊंगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही यह नष्ट होती है। इसका केवल रूपांतरण ही एक रूप से दूसरे रूप में किया जा सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया था कि द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में निम्न समीकरण के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। ये समीकरण दिया हुआ है E = mc²। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण है फिजिक्स में। इसके बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। यहाँ E = ऊर्जा, m = द्रव्यमान और c = निर्वात में प्रकाश का वेग, अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। तो ये जो E = mc² सूत्र है, इसके माध्यम से हम द्रव्यमान को ऊर्जा और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं। ठीक है। और इसे ही आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण कहा जाता है। किसका द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण? आइंस्टीन का। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं महान वैज्ञानिक आइंस्टीन जी हैं, है ना। यही वैज्ञानिक थे आइंस्टीन जी जो कि जो E = mc² का जो समीकरण है उसको प्रतिपादित किया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। वंदे मातरम।